नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन में हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान के साथ खेत खलिहान और किसानों के भविष्य की बात करते हैं। ऐसी नवीन जानकारियां आपको देते हैं जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। और इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अमित झा जी मौजूद हैं। और सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। और किसान भाइयों, आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं चने की नवीनतम किस्मों के बारे में, चने के नवीनतम फसल के बारे में कि आखिर किस तरीके से आप चने को आगे बढ़ा सकते हैं, चने को ज़्यादा बेहतर उत्पादन चने की फसल से हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर किस्मों की हम बात कर लें तो नवीनतम किस्में इस वक्त चने की फसल को लेकर कौन कौन सी? जैसा हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है दलहन के क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पे है, और दलहन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में जो चना है वो सबसे प्रथम, मतलब पूरे भारतवर्ष में यदि हम कहें तो चना जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। जो 9 मिलियन हेक्टेयर में से 3 मिलियन हेक्टेयर जो है मध्य प्रदेश कवर करता है चना। और मध्य प्रदेश का चना जो है काफ़ी भारत के अलग अलग भिन्न प्रदेशों में भी जाता है। और यहाँ की जो जातियाँ हैं, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने उन्नत जातियाँ यहाँ से निकाली हैं किसानों के हित में, वो जाति ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि जो हमारे गर्म क्षेत्र हैं, चाहे साउथ का आंध्र प्रदेश हो, चाहे हमारा बिहार हो, चाहे यूपी हो, हर जगह वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और नवीनतम जातियों की जहाँ तक हम बात करें किसान भाइयों से, तो हमारे विश्वविद्यालय की जो अभी नई जातियाँ आई हैं, जो पहले हम देखते थे किसान भाइयों को चने की कंबाइन हार्वेस्टर से काटने में बड़ी दिक्कत होती थी कि चने में बहुत बड़ी समस्या थी किसान भाइयों के पास कि वो जो चने का पौधा होता नीचे रह जाता था और कंबाइन से वो कटने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जवाहर चना 24 नई जाति निकाली है, जिसकी हाइट जो होती है थोड़ा लंबी होती है। और उस कारण से किसान भाई उसको सीधे डायरेक्ट मशीन से या कंबाइन से आप काट सकते हैं। और किसानों को जो समस्या थी कि हाथ से कटाने की समस्या थी, वो भी उससे सॉल्व होती है। इसके अलावा जो हमारी अभी पिछले वर्ष जो जाति आई है जवाहर चना 52, ये भी किसानों के बीच हमारे जाति पहुंच चुकी है। और इस वर्ष से किसान जो है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में इसकी, और किसानों को ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है। और इसका उत्पादन भी करीब 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, तो किसान भाइयों को इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। और एक समस्या जो रहती थी कि जो उकटा रोग होती थी, उकटा रोग जो है किसानों के खेत में कभी भी आ जाता था। और जो वैरायटी जो भी लगाई, यदि फसल अच्छी रहती थी शुरू में, वो बाद में उकटा रोग से होकर जो खराब हो जाती थी। तो इस जाति में उकटा रोग के प्रति सहन करने की क्षमता है, मतलब वो कि वो रेजिस्टेंस है इस जाति में कि वो उसमें विल्ट नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जो 2 नई जातियाँ जो हमारी निकली हैं, इसके अलावा हमारी 4 नई जातियाँ और हैं। तो मैं उसमें को भी बताना चाहूँगा कि जवाहर चना 18 जो भी निकला है, उसके भी उत्पादन करीब 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा हमारा जवाहर चना 36 जो कि किसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और मुझे पता है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर किसान जवाहर चना 36 उगा के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और जाति है जवाहर चना 12, जो जवाहर चना 12 और जवाहर चना 36 से हमारा करीब 4 से 5 साल पहले निकली हुई जातियाँ हैं। और ये किसानों के बीच इतना पॉपुलर हो चुकी हैं कि हर किसान जो है आज के किसान के खेत तक पहुंच चुका है। तो इन सभी जातियों में उकटा रोधी जातियां हैं और किसानों के खेत में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जो आने वाली जो 3 जातियां जो मैंने बताया आपको कि वो भी काफ़ी अच्छा किसानों के बीच परफॉर्म कर रही हैं, और किसान उनको लेके दलहन फसल में या चने की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा यही था। रोगों को लेकर अगर हम बात कर लें तो खासतौर पर चने की फसल में उकटा रोग की समस्या सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के सामने आती है। लेकिन आपने बताया कि जो नई किस्में हैं, जो नई पैदावार है, उसमें उकटा रोग की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन यदि हम बात कर लें किसान भाइयों की, तो इस रोग से बचने के लिए या बचाने के लिए अपनी फसल को कैसे प्रतिरोधी बना सकते हैं? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हम जो प्राचीन तरीके से चने की खेती करते थे, तो ज़्यादातर जो चने की खेती होती थी वो हमारे बुंदेलखंड, सागर, जहाँ सूखा
क्षेत्र रहता था वहाँ पे होता था, और जो बारिश जैसे समाप्त होती थी जो उसमें संरक्षित नमी होती थी उस पर करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारी जो खेती का जो समय चक्र है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो ठंड जो पहले कहते थे कि घी जम जाता था तब चालू हो जाती थी, लेकिन आजकल ठंड जो है प्रोलॉन्ग हो रही है, बढ़ती जा रही है, और समय के जो बोनी का समय भी है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बारिश इस बार जो मौसम जो जाता था वो काफ़ी देर से जा रहा है, और यदि आपने जल्दी चने की बुवाई की तो वह पानी गिरा तो उसमें बीमारी लगना, जिसको ड्राई रूट रॉट कहते हैं, शुष्क जड़ गलन कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से आता है। और वेट रूट रॉट पानी भरने का पूरा चना खेत खराब हो जाता है किसानों का। तो इस समस्या से मैं एक किसान भाई की मौसम को परिवर्तन को देखते हुए कि हम अपनी बुआई का समय भी 15 दिन आप जो है उसको एक्सटेंड करें। जो अपन 30 अक्टूबर तक बुआई करते हैं उसको किसान सलाह देते हैं कि 15 से 20 नवंबर तक अगर यह बुआई करते हैं और जो हमारी उन्नत जाति लिखते हैं, तो आप उस बीमारी से जो बुआई, चाहे शुष्क जल सड़ गलन हो, चाहे गीला जड़ गलन हो, और या उकटा रोग तो थोड़े लेट आता है, लेकिन जो दो बीमारी है इससे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और पानी गिर जाता है बीचों बीच तो पूरा जड़ सड़ जाता है किसानों के चने का, और उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन करते हुए बुवाई करें, और जो हमारी क्या कहते हैं उकटा रोधी और ये जड़ सड़ गलन और से रेजिस्टेंस वैरायटी हैं, प्रतिरोधी वैरायटी हैं, उनका चयन करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो है ना, बिना बीज को, जैसे अपना छोटा बच्चा होता है यदि उसको टीका ना कराएं तो आगे चल के दिक्कत होती है, उसी प्रकार यदि हम स्वस्थ फसल अपना लेना चाहते हैं, या हम बात करें अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, यदि स्वस्थ बीज अगर हम बुआई करेंगे तो हमारी स्वस्थ फसल होगी। तो किसानों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि बिना टीकाकरण के, बिना बीज उपचार करके वो बिल्कुल बुवाई ना करें। चने की टीकाकरण करके बुवाई करें। मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड फफूंदनाशक अवेलेबल हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारा कल्चर है ट्राइकोडर्मा वो अवेलेबल है। किसान भाई उसको 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से उसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद बखरनी करके उसकी बुवाई करें, या उसको 5 से 10 ग्राम जो है प्रति केजी बीज से आप उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से जी। इसके बाद किसान भाई यदि बोते हैं तो उसमें ये बीमारी की समस्या नहीं होती। तो बिल्कुल किसान भाइयों, यदि अपनी फसल को बीमारी से बचाना है तो ये तमाम बातों का ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजोपचार की हम बात कर लें तो कितना ज़रूरी हो जाता है बीजोपचार किसान भाइयों के लिए? बीजोपचार के बिना यदि आपने कोई भी चीज़ बोई है, हम तो कहते हैं कि बीजोपचार सभी फसलों में करना चाहिए, और चने और दलहनी फसलों में तो खासकर करना चाहिए किसान भाइयों से। इतना जरूरी होता है, यदि आपने बीजोपचार नहीं किया तो आप देखते होंगे शुरू में से ही उसमें बीमारी लगना चालू हो जाती है। तो जो टीकाकरण होता है वो शुरुआत में जब जर्मिनेशन, जब अंकुरण होता है उसी समय से वो काम करना, उसको अंकुरण को और बढ़ाता भी है। कुछ हमारे पास ऐसे फफूंदी अंकुरण को बढ़ाते भी हैं, तो उसी समय से वो काम करना चालू हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो आने वाली बीमारी होती है चने में खासकर, तो चने में जो नई जातियाँ आ रही हैं, जो भी आ रही है, जो जमीन, देखिए 2 प्रकार की बीमारी आती है, एक बीज जनित रोग से आती है, एक मृदा से आती है। हमारे जमीन में भी कुछ रहता है। तो हमारा एक तो क्या है, हमको जमीन भी उपचारित करके बोना चाहिए, बीज से उपचारित करके बोना चाहिए, और अपने को चने से बुआई से पहले जमीन को यदि आप 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद में 50 से 60 किलो गोबर की खाद में मिलाएं उसको, और 2 दिन उसको गर्म करें, मतलब एक स्थान में रख के उसको रखें गोबर की खाद मिला के, और बखरनी करने से पहले उस गोबर की खाद को पूरे खेत में अब यदि आप बखर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो हमारा जमीन से जो आता हुआ रोग होता है वो बिल्कुल पूरी तरह रुक जाता है। इसके साथ ही मैं किसानों से पूरा अनुरोध करूंगा कि बीज उपचार करके जो बाजार में हमारी वीटावैक्स दवाई है, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित कर सकते हैं, और एक थायोमिथोक्सम है जो शुरुआती कीड़ा लगता है उसको भी वो रोकथाम करता है। तो जो हम बात करते हैं कि फंजीसाइड फफूंदनाशक से, फिर इंसेक्टिसाइड कीटनाशक से, और फिर अंत में हम कल्चर डालते हैं, उससे आप उपचारित करके आप बोते हैं, तो निश्चित ही आप जो है आपसे बीमारी से, चने की बीमारी से आप क्या कहते हैं अपनी फसल को बचा पाएंगे। तो बिल्कुल किसान भाइयों, हमने जाना कि आखिर चने की फसल को किस तरह से बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि जैसे कि मिट्टी की उन्होंने बात करी कि आखिर मिट्टी में भी कई ऐसे जीवाश्म होते हैं जिन्हें बचाने के लिए, जिन्हें बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, ये सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कृषि दर्शन में छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सवाल का जवाब लेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। आज हम संस्कार धानी जबलपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर अमित झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पुनः स्वागत है आपका कृषि दर्शन। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले मिट्टी की हम बात कर रहे थे कि मिट्टी की सेहत आखिर किसान भाई कैसे बना सकते हैं? देखिए, मिट्टी जो होती है, जो हमारी सबसे खेती में जब हम बात करते हैं, मिट्टी माँ समान होती है और माँ को हम स्वस्थ जरूर रखना चाहेंगे। और किसान भाई तो हमारा अनुरोध है कि जब भी आप कोई भी फसल लें, कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम खत्म करें या कोई भी फसल करने के बाद अपना मृदा का परीक्षण जरूर कराएं। किसान भाई यहाँ गलती करते हैं कि अपना मृदा का परीक्षण नहीं करवाते हैं और वो मनमानी तरीके से खाद देते हैं। किसी ने क्या किया कि हम अपने जो मिल पाया उसको DAP मिला तो DAP से बो दिया आपने उसमें ये नहीं देखा कि कितना नाइट्रोजन की कमी थी आपकी मिट्टी में, आपने ये नहीं देखा कितना फास्फोरस कमी थी, कितना पोटास था, क्या हमारे खेत में क्या हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम था, क्या हमारे खेत में क्या हमारा pH कैसा था, क्या वो ज़्यादा नमकीन वाली सॉइल तो नहीं है। तो किसान भाई से हमारा अनुरोध है कि जब भी फसल खत्म करें या अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करें तो मिट्टी की जांच जो कराएं। मिट्टी की जांच जो है बहुत सस्ती होती है और हर जिले लेवल पे होती है। हर जिले लेवल पे मिट्टी की जांच केंद्र है और आजकल तो पायलट मिट्टी के परीक्षण बना दिए गए हैं। तो किसान भाई अपना सैंपल जब भी हमारा जो भी फसल लगने से पहले होता है तो सैंपल जरूर आप उस जगह पे आप पहुंचा दें कि अपने जांच केंद्र पे, और जांच के बाद रिपोर्ट आती है उसके अनुसार संतुलित खाद क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमको DAP डाल दिया, DAP में सिर्फ नाइट्रोजन या फास्फोरस होता है, पोटास मिल नहीं पाता हमारे खेत को। हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर हम गोबर की खाद को कोई देखता ही नहीं है कि हम FYM डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें, इसकी ओर कोई ध्यान देता नहीं है। तो हमारा अनुरोध यदि संतुलित खाद का यदि प्रयोग करेंगे अपने खेत पे तो जो हम कहते हैं कि चने के खेत के लिए हमको 20 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 60 किलो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और 20 से 40 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप संतुलित मात्रा में इसका 20 टन गोबर की खाद की आवश्यकता है, ये संतुलित मात्रा में यदि आपने खेत में अपना नाइट्रोजन या उर्वरक का उपयोग किया है तो निश्चित ही आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। और आपकी मिट्टी जो है, क्योंकि चने में जो एक खासियत है कि चना जो है अपना नोडल्स खुद बनाता है, इसलिए इसमें क्या है नाइट्रोजन कम लगता है। यूरिया की जो बात करते हैं या हम उसकी बात करते हैं उसकी नाइट्रोजन की कमी लगती है क्योंकि अपना वो शरीकरण खुद ही करता है, नाइट्रोजन खुद ही बनाता है। तो यदि आप संतुलित मात्रा में खाद उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपकी मिट्टी जो है वो मृदा जो है आपके नई इस फसल के लिए बल्कि आने वाली फसलों के लिए भी स्वस्थ हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे, ये भी कहा जाता है कि यदि फसलों को बचाना है तो मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके लिए भी क्या कोई नवीनतम तकनीक इस वक्त जो आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं जो आजकल हम नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। हम कहते हैं कि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं। तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेत में डालें और या FYM की जो आवश्यकता जो हम आजकल भूल गए हैं, यदि आप 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से यदि गोबर की खाद मिलाते हैं अपने खेत में तो हमारे जो जीवाश्म है वो उपलब्ध रहते हैं। या 2.5 से 5 टन यदि आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो हमारे देखते होंगे कि जो खेत में जो है ना भुरभुरी, जिसको हम कहते हैं खेत हार्ड नहीं होता है, हमारा भुरभुरापन बना रहता है, उसके जो रंध्र है वो खुल जाते हैं जितना हम खाद मिलाते हैं। तो इससे क्या है हमारे जीवाश्म और जो हमारे नीचे का जो फूना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारा सुरक्षित रहता है यदि आप हम जैविक खेती की ओर जाते हैं या करते हैं। और किसान भाई को करना भी चाहिए कि कुछ जो है अपन सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर ही डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जैविक उर्वरक को कभी साथ में यदि संतुलित दोनों को मिला करते हैं किसान भाई तो वो और ज़्यादा उपयोगी होता है और मिट्टी हमारी बिल्कुल
स्वस्थ बनी रहती है। बिल्कुल सर, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो चने की फसलों में खरपतवार नियंत्रण आखिर कितना महत्वपूर्ण आपकी नज़र में? चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चने की फसल में अभी तक हम देखते आए हैं कि हमारे पास अंकुरण के बाद कोई हर्बिसाइड मौजूद नहीं था। लेकिन अभी जो हम ट्रायल कर रहे हैं लगातार, किसान और वैज्ञानिक मतलब विश्वविद्यालय वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि चने की फसल में जैसे हम बोनी करते हैं उसके तीसरे दिन तक जर्मिनेशन से पहले पानी लगाते हैं, और पानी लगाने के तुरंत बाद यदि आप जो मार्केट में पेंडिमिथिलिन नाम की दवा मिलती है जो कि 37.8% पे आती है, वो उसका यदि आप इस्तेमाल 2 लीटर प्रति हेक्टेयर करते हैं तो उससे क्या है, खरपतवार जो है अपने चने के खेत में नहीं आता है, और उससे जो है हमारा फिल्म बनी रहती है चने के खेत में और खरपतवार नहीं आता है। इससे क्या है, खरपतवार ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम हाथों से निदाई करते हैं तो करीब हमारे 20 लेबर जो हैं प्रति हेक्टेयर लगते हैं, और लेबर की कास्ट हम देखते हैं। यदि आपने उसको एक बार स्प्रे कर दिए तो खरपतवार आपके खेत में नहीं आएंगे। यदि आपके खेत में मान लीजिए खरपतवार आ गया और आप नहीं डाल पाए तो एक मार्केट में टेप्रामेजॉन करके दवाई आती है, जो कि कई नामों से मिलती है, टिंजर के नाम से जल्दी मिलती है, लेकिन हम कई कंपनी बनाती है टेप्रामेजॉन करके दवाई, उसका आप जो है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की तरफ से डोज डालेंगे तो आपको इसमें जो है खरपतवार में कमी मिलेगी और खरपतवार आपके कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यदि रोगों की बात कर लें, बीमारियों की बात कर लें, बदलते मौसम में खास तौर पर किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है, फसलों में रोग लगे उसके पहले भी क्या किसान भाई इसकी पहचान कर सकते हैं? देखिए, हम एक कहते हैं कि दवाइयों का स्प्रे तब कहते हैं कि जब उसमें इतना परसेंटेज यदि कीड़ा आ गया हो, यदि जल्दी कहते हैं कि 2 लार्वी से ज़्यादा चने के पौधे में आ जाते हैं तो हमको दवाई स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, आजकल क्या है, हम लोग क्या कुछ फोरकास्टिंग मॉडल भी बनाते हैं, उससे भी हम देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या चेंजेस होगा मौसम, तो कौन सा कीड़ा जो है ज़्यादा बढ़ेगा, कौन सा कीड़ा करेगा। जो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा, तो टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता है किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन कर रहा है, तो उससे फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप किए हैं। उससे किसान देख सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में क्या चेंजेस होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ता है या तापक्रम बढ़ता है या और कोई चीज़ आती है मौसम परिवर्तन में, तो कौन सा कीड़ा बढ़ता है। इसके साथ ही किसान भाई उनको थोड़ा सा अनुभव तो रहता है किसान भाइयों को कि क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे यहाँ बीमारी और इंसेक्ट बढ़ते हैं, तो उसकी तैयारी किसान भाई जरूर रखें। जैसे तापक्रम अपने यहाँ खेत में जाते रहें, देखते रहें, और देखते रहेंगे यदि, तो किसान भाइयों को निश्चित उसमें तुरंत वो दिख जाएगा कि कौन सी बीमारी है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, उसके अनुसार वो अपना दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की बात कर ली जाए, तो सिंचाई प्रबंधन को लेकर नवीन तकनीक पर क्या इस वक्त काम चल रहा है जो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचना जरूरी है? सिंचाई तकनीकी, देखिए चने में ज़्यादा पानी लगता है नहीं, 2 से 3 पानी लगता है, और सिंचाई में यदि आपके पास 2 पानी है तो एक बुवाई करते समय और एक ब्रांचिंग के समय यदि आप पानी दे देते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा होता है। यदि 3 पानी है तो आप उसको फ्लावरिंग से पहले 1 पानी और देंगे तो किसान भाइयों को उसमें सिंचाई में यदि 3 पानी हो जाती है तो और अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। जिनके क्या, चना हम ज़्यादातर लगाते हैं जहां हमारा सूखा क्षेत्र है वहीं चना लगता है, तो वहाँ ज़्यादा पानी की समस्या तो है। 2 पानी यदि आपके पास अवेलेबल है तो चने की खेती बड़ी अच्छे तरीके हो सकती है। ये है कि आप बुआई जो क्या कहते हैं, वो जर्मिनेशन के लिए अंकुरण के पहले 1 पानी दें और 1 पानी ब्रांचिंग के समय देंगे तो आपको उसका ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं कहेंगे किसान कि अपना जो पानी ढलमा पद्धति से न करके स्प्रिंकलर से दें आप पानी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसान भाई, उसमें पानी की बचत भी होती है और अधिक से अधिक एरिया कवर भी होता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि सिंचाई प्रबंधन की जैसे हमने बात करी, और अगर ज़्यादा पानी फसलों तक पहुंच जाता है तो उस दौरान किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्योंकि उस दौरान भी किसान भाइयों के सामने समस्या खड़ी होगी कि पानी कम चाहिए था लेकिन ज़्यादा पानी। देखिए, चने में हमको ज़्यादा पानी लगता नहीं। यदि किसान भाई खेत को लेवल किए हुए हैं, जुताई के बाद यदि स्क्रैपर से लेवल किए हुए हैं, तो पानी जो है वो उसको तुरंत निकालना चाहिए। क्योंकि चने में पानी भरा रहेगा तो चने की फसल भी बहुत नुकसानदायक है, तो उसको अपन क्या ड्रेनेज करके तुरंत कर दे, और ड्रेनेज करने के बाद यदि पानी निकल जाता है तो चने की फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरी चीज़ ये, इस बात को मैं जरूर दिखाऊंगा कि हम देखते हैं कि ठंड के क्षेत्र में पाला बहुत पड़ता है, और जब पाला पड़ता है तो चने के खेत में सबसे पहले पाले के लगने की संभावना रहती है। और पाला लगते समय यदि आप किसान भाई ध्यान रखें कि जब हमको देखते होते हैं कि पाला पड़ने वाला होता है, कि ये किसानों को बहुत पुराना अनुभव है, तो यदि आप पानी लगा देते हैं तो मौसम थोड़ा सा उसका जो गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि चने की फसल में पाला बिल्कुल नहीं लगता है, और पाला नहीं लगने के कारण आपकी फसल जो है
पूरी सुरक्षित रहती है। तो हल्का सा पानी यदि दे देंगे तो जो मौसम हल्का सा गर्म हो जाता है, जिसको जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वहाँ का चेंज हो जाता है, तो किसान भाइयों से हमारा ये पूरा अनुरोध है। या आप बंड में थोड़ा सा आग जला सकते हैं, तो उससे भी मौसम गर्म होता है, तो पाला आपके खेत में नहीं पड़ेगा। चूँकि सर कार्यक्रम का ये अंतिम वक्त है, संक्षेप में क्या सलाह आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे? किसान भाइयों को सलाह मैं ये दूंगा कि आप जब भी चने की नई जातियाँ लें जो बीमारी प्रतिरोधी हों, और संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करें, अंतर्वर्ती फसलों का इस्तेमाल करें, और सही समय पे आप यदि दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो हो सकता है आपको कम ही दवाई की डोज पे आपको अधिक लाभ मिल सके। तो मैं इस प्रकार से आप लोग को चने के उत्पादन के लिए आपको कहूँगी, यदि वैज्ञानिक तकनीकी से आप करेंगे तो निश्चित ही आप जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। और सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस वैज्ञानिक तकनीकी से ही खेती करें। चलिए, तो किसान भाइयों, वैज्ञानिक तकनीक से यदि आप खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप चने की फसल को तो सहेज कर रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ अंतर्वर्ती फसल खेती करते हैं तो उसमें आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी दी और अपना कीमती वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। खेतों तक पहुंचेगा पानी, किसान उठाएंगे योजनाओं का लाभ, भावांतर राशि किसानों का अधिकार, किसान बनेंगे ऊर्जादाता भी, चिया सीड से आई खुशहाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रुकबा तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हर एक किसान के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। डॉक्टर यादव ने कहा है कि 3 बड़ी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में सिंचाई का रुकबा 100 लाख हेक्टेयर तक करने में सफलता मिलेगी। साथ ही प्रदेश की अन्य निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी। प्रदेश में पिछले 2 साल में सिंचाई क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हुई। किसानों की तरक्की और खुशहाली हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नदी जोड़ो अभियान से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर एवं तकदीर बदल जाएगी। इस परियोजना से न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल और विद्युत उत्पादन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इससे प्रदेश के बड़े हिस्से में सिंचाई, पेयजल, उद्योगों आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में आकर ले रही तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, जो कि विश्व में अपने आप एक अनूठा प्रयास है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंचाना ने कहा है कि किसान वैज्ञानिक पद्धतियों को खेती में शामिल करें और सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। श्री कंचाना रतलाम जिले के बदनावर में किसानों से मुलाकात कर उनकी मटर की फसल का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी, खेती से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान को समय पर बीज, खाद, सिंचाई एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित में निरंतर कार्य कर रही है और उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर केवल एक योजना नहीं, किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धा भाव है। भावांतर की राशि किसानों को अधिकार की राशि है। यह राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। किसानों के कल्याण के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री रतलाम जिले के जावार में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को भावांतर राशि वितरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीके से खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई नई तकनीक को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, जिससे किसान भाई अपनी खेती, किसानी को और बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4.25 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को धनराशि वितरित की। प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 52,000 किसानों के खेतों में सोलार पंप लगाने का अभिनव नवाचार किया है। किसान के खेत में सोलार पंप स्थापित होने से
अब उन्हें विद्युत प्रदाय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सोलार पंप से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली को किसान सरकार को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। इस प्रकार वे अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत किसानों के लिए ऑफ ग्रिड सोलार पंप की स्थापना की जाती है। योजना में किसानों को 1 HP से 7.5 HP तक क्षमता के पंप पर 90% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे सभी वर्ग को समान सब्सिडी प्रदान की जाती है। सोलार पंप की वास्तविक लागत का लगभग 10% कृषक अंशदान और लगभग 7% हिस्सा कृषक ऋण राशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका ब्याज सहित अन्य भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के पौनर गांव के किसान सुनील साहू ने पारंपरिक खेती के साथ चिया सीड की खेती कर मिसाल कायम कर दी है। सुनील साहू ने खेती में नवाचार को अपनाते हुए 18 एकड़ की पथरीली जमीन में चिया सीड की खेती को सफल प्रयोग किया। चिया सीड की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान को खूब मुनाफा हुआ, इसलिए अब वो चिया सीड को काला सोना बताते हैं। कृषक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DC श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से किसान ने चिया सीड की खेती शुरू की थी। किसान सुनील साहू बताते हैं कि चिया की खेती में अधिक खाद की ज़रूरत पड़ती है और न ही दवा की। इसकी खेती की खास बात यह है कि जानवर भी इस फसल को नहीं खाते, जिससे इस किसान को नुकसान भी नहीं होता है। यह उन ज़मीनों में भी आसानी से उग जाती है जो बंजर तथा पथरीली होती है। किसान सुनील साहू अब क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अब अन्य किसान भी सुनील साहू के मार्गदर्शन में अपने खेत के कुछ हिस्से में चिया सीड की खेती कर रहे हैं। खबरें खेती की में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि किस तरीके से आप अपने चने की फसलों का बाजार में उत्पादन मूल्य ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप चने के साथ अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो ज़्यादा संभावना हो जाती है कि कैसे आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकेंगे। तो कृषि दर्शन के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।